नहीं उठते। जिंदल साहब भी पधारे हुए हैं। डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि मेरे किसान, क्योंकि वर्तमान में मैं भी स्टूडेंट रहा, किस संघर्ष से मैं नौकरी प्राप्त हुई, मेरा संघर्ष मुझे ही पता है। तो मेरे और भी कई युवा साथी हैं जो निश्चित रूप से संघर्ष हैं। ये हमारे पीछे गिरिराज जी बैठे हैं, ये भी स्वयं पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, परंतु रोजगार सभी को डॉक्टर साहब मिलता नहीं है। तो आप ऐसे कुछ गुप्त रहस्य बता जाइए कि पढ़ाई के साथ साथ आने भी हो और अवसाद से बचें, और पहले ही प्रयास में वो डेयरी व्यवसाय में यदि कोई भारत का युवा आना चाहता है तो वो असफल ना हो सर। सबसे पहले मैं बाड़ी माता को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज पशुपालन विभाग राजस्थान की तरफ से जिला अजमेर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर साहब के नेतृत्व में एक बड़ा विशाल चिकित्सा शिविर चल रहा है बाड़ी माता गौशाला के परिसर में। बाड़ी माता गौशाला के पशुओं के साथ साथ आसपास के गांवों के पशुओं के अंदर भी शल्य चिकित्सा और कृमिनाशक दवाइयाँ वगैरह का वितरण किया जा रहा है और शल्य चिकित्सा की जा रही है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान में डॉक्टर सुनील घिया और डॉक्टर नीतू अरोड़ा जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सकों में एक हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े अच्छे स्तर के ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसा भी आपने पूछा कि रोजगार के क्षेत्र में पशुपालन के किस तरह से किया जा सकता है, निसंदेह वर्तमान में जो कोरोना काल चला है और कई धंधे और छोटे मोटे रोजगार जो या तो ख़त्म हो गए हैं या बहुत सीमित हो गए हैं, वर्तमान में यदि पशुपालन को सही तकनीकी के आधार पर किया जाए तो रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा हमारे युवा लोगों को, यदि आपके पास थोड़ी बहुत भी भूमि है, चारागाह की व्यवस्था है या किराए पर कोई ऐसी भूमि मिलने की संभावना है, वहाँ पर पशुपालन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। उसके अंतर्गत एक डेयरी दुग्ध का व्यवसाय है। हम पशुपालन को केवल दुग्ध तक ही सीमित रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पशुपालन के बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से हमें आय की जा सकती है। दुग्ध का उत्पादन, दुग्ध के साथ घी का उत्पादन, छाछ का उत्पादन, अच्छी हाइजीनिक कंडीशन के अंदर छाछ का उत्पादन किया जाए, पनीर का उत्पादन, और पशु के जो मूत्र है, गौ माता के जो मूत्र से उसके विभिन्न औषधियाँ, गोबर से बहुत सारी चीज़ें। आज वर्तमान में बहुत बड़े शहरों के अंदर गोबर के कंडे नहीं मिलते, पूजा पाठ के लिए कंडे अवेलेबल नहीं होते, और वर्तमान में अगर अच्छे तरीके से हमारी गायों के कंडों का एक वैज्ञानिक तरीके से उसका निर्माण किया जाए और उसको पैक कर करके दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाए तो वो भी एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। दूसरा, इसकी खाद बनाना। अगर गौशाला आपके पास में है, गौपालन का आप काम कर रहे हैं, तो गायों की ऑर्गेनिक खाद, उसके साथ में बकरियों की खाद, भेड़ की मींगनी की खाद, इसको अगर एक सही उसमें 2-3 ऑर्गेनिक मटेरियल मिला करके उनको अच्छी पैकिंग करके व्यवसाय किया जाए तो गार्डनिंग के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम हो सकती है। और वो मींगनी जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं, उसका समुचित उपयोग हो सकता है और पशुपालक को एक अतिरिक्त आय हो सकती है। मेरा ये कहना है कि दूध और दूध के अन्य उत्पाद, गोबर, गोबर के उत्पाद, उसका गौ माता का मूत्र और उसका उत्पाद, ये वो चीज़ें हैं जिनसे पशुपालक कई तरह की आय प्राप्त कर सकता है। और हमारे युवाओं को इधर उधर बेरोजगार जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। बस हमारे पशुपालन विभाग से नियमित संपर्क करते हुए राज्य सरकार की इस संबंध में बहुत सारी योजना है, लाभकारी योजना है। केंद्र सरकार के माध्यम से भी, नाबार्ड के माध्यम से ये लोन की सुविधाएं उपलब्ध होती है। बस मेरा सारे युवाओं से और जितने भी हमारे पशुपालक हैं उनसे आग्रह है
कि अगर आप पशुपालन क्षेत्र के अंदर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, योजना प्रोजेक्ट आपके दिमाग में, और आपको किसी भी स्तर पर लोन लेने के अंदर परेशानी नहीं होगी। आप ये सोच कर जाएँ, पशुपालन विभाग के अधिकारियों से संपर्क रखें, कौन सी योजना है। बहुत सारी योजनाएं जिसके अंदर अनुदान की सुविधाएं हैं। राज्य सरकार ऐसी कई योजनाएं संचालित करती है जिनके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर कोई भी प्रगतिशील पशुपालक और महिला अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय और पशुपालन विभाग के नियमित संपर्क में रहते हैं तो अपने जीविकोपार्जन में पशुपालन एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकता है। आप चाहे बकरी पालन करें, भेड़ पालन करें, गौ पालन करें, भैंस पालन करें। वर्तमान में राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में एक कंसेप्ट चल रहा है A2 मिल्क। ये A2 मिल्क कोई विशेष बात नहीं है। हमारे भारत की अपनी देसी नस्ल प्रजातियां, जिसे मैं इंडिजिनस अपनी ब्रीड्स बोलते हैं, जैसे राजस्थान में गिर नस्ल की गाय है, राठी नस्ल की गाय है और नागौरी नस्ल की गाय, हरियाणा नस्ल की गाय, थारपारकर है। अब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर थारपारकर गायों के उत्पादन है। अजमेर ज़िले के अंदर जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ गिर नस्ल की सर्वश्रेष्ठ गाय रहती है। और गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र के अंदर अपने राठी नस्ल की बहुत बढ़िया गायें रहती है। इनके दुग्ध को अच्छी हाइजीनिक कंडीशन में उत्पादन करना और उसको पीना, वो A2 मिल्क है। A2 मिल्क में हमारे जो दर्शक हैं वो भ्रम की स्थिति में ना फैलें कि A2 मिल्क में किसी चीज़ का मिलावट की जाती है या और कुछ होता है। हमारी अपनी खुद की गायें की नस्ल, उनके शुद्ध हाइजीनिक कंडीशन में निकाला गया दूध, उसको पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है। बहुत सारी बीमारियां इससे रोकी जा सकती हैं। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि केवल मात्र हमारे देसी नस्ल के हम डेयरी का व्यवसाय करके अधिक लाभ अर्जित करें नहीं, क्योंकि इनके दुग्ध की उत्पादन क्षमता कम है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे दूध गायों की नस्लें क्या है, उनको मैनेजमेंट व्यवस्था, आवास व्यवस्था क्या है, उनको किस तरह का खाना खिलाया जाता है, चारा दाना पानी किस तरह का, पानी कितना किस तरह से पिलाया जाना चाहिए। उसके बाद में समय समय पर विभिन्न रोगों के फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण आदि उपचार आदि की व्यवस्था हो। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पशुपालन से व्यक्ति अपने स्वराज के स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मेरा सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप लोग पशुपालन के व्यवसाय में कदम रखिएगा। इसको व्यवसाय के तौर पे ले, इसको हॉबी या किसी तरह के शौक के तौर पे नहीं, व्यवसाय के तौर पे लें। मैं ये कह सकता हूँ जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बाड़ी माता गौशाला है। इस गौशाला की व्यवस्था पूरे तकनीकी आधार पर संपादित की जा रही है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मिशन के रूप के अंदर इस गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि गत वर्ष इस बाड़ी माता गौशाला को पूरे अजमेर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस तरह की अच्छी गौशालाओं को पुरस्कार मिलता है तो पशुपालन विभाग के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों को तहे दिल से बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पशुपालन विभाग आपका आभार प्रकट करता है कि आप लोग बाड़ी माता गौशाला के व्यवस्थापकों का, कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतने अच्छे शिविर का संपादन किया जा रहा है और इतने अच्छे सर्जन यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। मैं पशुपालन विभाग का भी आभारी हूँ और बाड़ी माता गौशाला के सभी व्यक्तियों का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके अपनी बात कहने का मौका उपलब्ध कराया। नमस्कार, जय भारत। कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, यदि कोई भी भारतवर्ष का कोई भी यदि पशु प्रेमी यदि किसी समय संकट के समय हो और यदि वो कोई वहाँ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, तो यदि आपसे यदि वो संपर्क करना चाहे, आपके ज्ञान से,
आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए तो आपका संपर्क सूत्र वो भी समय सीमा जरूर बता दें कि कहीं ऐसा न हो कि भारतवर्ष का कोई भी रात को 10 बजे कर दे। आपकी सुविधा के अनुसार समय व आपके संपर्क सूत्र जो अत्यधिक यदि दुविधा महसूस कर रहा है तो वहाँ से आपसे कंसल्ट प्राप्त करके थोड़ी सी मदद प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सबसे पहले मैं निवेदन कर चुका हूँ कि पशुपालन विभाग के नियमित संपर्क में रहें, और क्योंकि मैंने पशुपालन विभाग में 33 वर्ष की अपनी सेवाएं दी हैं और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, और किसी भी तरह की पशुपालक ये समस्या महसूस करते हैं पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के अंतर्गत, या यूँ कहें अपन कि किसी तरह की कोई परेशानी है पशुपालन प्रबंधन से संबंधित, नस्ल से संबंधित, आहार से संबंधित, अगर वो मेरे से किसी तरह का जानकारी लेना चाहें तो मैं दिन में आप 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप मेरे से मोबाइल नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मैं हमेशा पशुपालकों की शंका समाधानों का, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, और आप चाहें तो मेरा एक मोबाइल नंबर मैं आपके सामने बोलता हूँ, और नीचे स्क्रीन पे भी आप देखेंगे मेरे मोबाइल नंबर को 9460180510। मेरा नाम है डॉक्टर गुलाब चंद जिंदल। मैं पशुपालन विभाग में उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भारत के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, पुनः किसी और विषय वस्तु के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।